हेलो एवरीवन। आज से जो है हम लोग प्रयोगशाला परिचारक में साइंस के एक एक सेक्शन को देखेंगे। सबसे पहले जो है साइंस में ऐसे टॉपिक जो जनरली नहीं मिल पाते हैं उसमें जो है हम लोग सबसे पहले जो है केमिस्ट्री में एक टॉपिक है जिसका नाम है आवर्त सारणी, उसके बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री ऐसे सेक्शन जो जनरली आसानी से नहीं मिलते या पढ़ना उसको थोड़ा कठिन होता है, उसको सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। जनरली बायोलॉजी वगैरह के टॉपिक्स जो है आपको मिल जाते हैं, वो पढ़ने में आसानी भी रहता है। ठीक है, तो चलिए पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी के बारे में देखते हैं। तो आवर्त सारणी क्या होता है, तो जितने भी जो तत्व रहते हैं ना, तत्व एलिमेंट रहते हैं, एलिमेंट को जो है व्यवस्थित ढंग से जमाना ही आवर्त सारणी कहलाता है। ठीक है, तो प्रकृति में ज्ञात जो है, ज्ञात कितने तत्व है बोलने से 118 तत्व है। इन 18 तत्वों को किस प्रकार से जमाया गया है, चाहे परमाणु क्रमांक हो चाहे परमाणु भार हो, उसके अकॉर्डिंग जमाना ही क्या कहलाता है, आवर्त सारणी कहलाता है। ठीक है, तो आवर्त सारणी का इतिहास देखोगे, ये हम अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी बनकर तैयार हुआ है, उसके बनने का कहानी या उसका रहा कैसा है बोलने से सबसे पहले देखोगे 1829 का टाइम है। तो 1829 में सबसे पहली बार जो है डॉबरनियर साहब ने जो है ना, इस उनके द्वारा जो है मतलब जो अपने तरीके से जो है आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किया। ठीक है, तो 1829 में सबसे पहला प्रयास किसका था बोलने से, डॉबरनियर जी का। ठीक, इनके द्वारा जो है त्रिक का नियम दिया गया। त्रिक मतलब क्या था, वो 3 एलिमेंट को जमा के जो है एक ग्रुप बना दिए थे। ठीक है, तो इनके द्वारा त्रिक का नियम दिया गया था। अभी त्रिक के नियम में क्या खासियत था, देखिए आपको इसके इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूँ। तो आवर्त सारणी के इतिहास में सबसे पहली बार प्रयास जो है डॉबरनियर के द्वारा किया गया, और इनके द्वारा कौन सा नियम दिया गया बोले से, त्रिक का नियम। त्रिक का नियम क्या था, 3 जो एलिमेंट थे, 3 तत्व थे, इनमें से जो पहला तत्व और जो तीसरा तत्व था, इन दोनों को जोड़ते थे। पहला और तीसरा तत्व को जोड़ने के बाद इसको 2 से डिवाइड करते थे, तो जो भी आता था वो बीच का तत्व आता रहा, बीच का तत्व। ठीक, यही चीज आगे बताया गया है। तो आवर्त सारणी में सबसे पहली प्रयास जो है डॉबरनियर के द्वारा किया गया और इनके द्वारा त्रिक का नियम दिया गया। इन्होंने अपने त्रिक सिद्धांत में कहा कि 3 तत्वों का त्रिक बनाकर इन्हें परमाणु के द्रव्यमान भार के बढ़ते क्रम में, ठीक है, अभी जितने भी लोग आएंगे ना, वो द्रव्यमान है ना या परमाणु के भार के हिसाब से जो है ना तत्वों को अरेंज करेंगे, और जो पहला तत्व रहेगा और तीसरा तत्व रहेगा, इन 3 दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो कौन सा आएगा, वो बीच का तत्व आएगा, सेकंड वाला तत्व आएगा। ठीक है, तो डॉबरनियर ने अपने त्रिक सिद्धांत में कहा कि 3 तत्वों का एक त्रिक बनाकर उन्हें परमाणु के द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखने पर पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का बीजगणित औसत दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। वही चीज मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, जैसे एग्जांपल बताया है, ए बी सी 3 तत्व है, तो इनका पहले वाले का मास तीसरे वाले का मास, इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ के जो है 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसमें एग्जांपल है, जैसे बताया है, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। तो लिथियम का कितना है, 7 है, और पोटेशियम का कितना है, 39 है। ठीक है, ये पहला हो गया, ये तीसरा हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। 39 और 7 कितना हुआ, 46 हुआ। 46 को 2 से डिवाइड किए तो कितना आया, 23। तो कौन सा आया बोलने से, सोडियम का आया 23 नंबर। ठीक, तो इनके द्वारा जो है त्रिक नियम दिया गया, और पहला तत्व और तीसरा तत्व को जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड करते थे, जो बीच का तत्व आता था। यही जो है ना इनके द्वारा जो है ना सफल त्रिक माना जाता है। ठीक है, कौन कौन सा है बोलने से, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इनके द्वारा 4 पेयर में 12 तत्वों के बारे में बताया गया, लेकिन सबसे सफल यही रहता है ना, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम। बाकी जगह में जो है उतना अच्छे तरीके से सफल मतलब प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है। उसके बाद सेकंड देखोगे, सेकंड के बारे में बताया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंसियम हो गया और बेरियम में हो गया, ये लेकिन कम सफल था। उसके बाद जो दोनों के दोनों विफल हुए, कौन कौन सा बोलने से, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। उसके बाद है सल्फर, सेलेनियम और टेलोरियम। ये टोटल जो है 12 तत्वों के बारे में बताया था। ठीक, तो सबसे पहले बार देखोगे हम लोग देखे थे आवर्त सारणी। आवर्त सारणी क्या होता है, तत्वों को व्यवस्थित, है ना, जितने भी जो एलिमेंट रहते हैं तत्वों को व्यवस्थित ढंग से लगाना या जमाना ही क्या कहलाता है, आवर्त सारणी कहलाता है। ठीक है, तो डॉबरनियर साहब सबसे पहली बार इनके द्वारा जो है बनाने का प्रयास किया गया, और इनके द्वारा त्रिक का नियम दिया गया, जिसमें बताया गया कि उनको जो है तत्वों को परमाणु के द्रव्यमान भार के हिसाब से जमा रहे हैं, और जो पहला तत्व होगा तीसरा तत्व होगा, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे या एवरेज निकाल देंगे, तो बीच का तत्व आएगा। ठीक है, उसके बाद जो इनके सफल तत्व कौन कौन से थे बोलने से, लिथियम था, सोडियम था, पोटेशियम था। टोटल इन्होंने 12 तत्वों के बारे में बताया था, जिसमें से जो है 3 शुरुआत के सफल थे, बाद में जो है कैल्शियम, स्ट्रोंसियम और बेरियम जो है ये कम सफल था। असफल किसमें हुए बोलने से, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और सल्फर, सेलेनियम और टेलोरियम में।
उसके बाद आगे चलेंगे तो लगभग 1865-66 का बात है। तो 1865-66 में आगे जो है ना आवर्त सारणी को बनाने के संदर्भ में दूसरा प्रयास जो है न्यूलैंड साहब के द्वारा किया गया। ठीक है, तो न्यूलैंड के समय में जो है ना आवर्त सारणी में टोटल कितने ज्ञात तत्व थे, जैसे अभी वर्तमान में देखोगे, वर्तमान में लगभग 118 तत्व ज्ञात तत्व है। तो न्यूलैंड के समय, ये बात है 1865-66 के, तो उनके समय जो है ना टोटल कितने तत्व थे बोलने से लगभग 56 तत्व थे। और इनके जो आवर्त सारणी में जो है, आवर्त सारणी अभी मैं आपको शो करूंगा, इसमें आवर्त सारणी में जो पहला तत्व क्या था बोलने से हाइड्रोजन था, और अंतिम तत्व क्या था बोलने से थोरियम था। ठीक है, तो ये याद रखोगे। दूसरा प्रयास या आगे डोबेनियर के बाद जो है नेक्स्ट कौन बंदे थे बोलने से न्यूलैंड, है ना। और इनके समय ज्ञात तत्व कितने थे बोलने से 56, और इनके आवर्त सारणी में टोटल कितने तत्व 56 थे। और पहला तत्व कौन सा था बोलने से हाइड्रोजन का, और अंतिम तत्व कौन सा था बोलने से थोरियम का। तो न्यूलैंड के द्वारा कौन सा नियम दिया गया, देखोगे जो डोबेनियर थे उन्होंने त्रिक का नियम दिया था, और न्यूलैंड साहब के द्वारा जो है अष्टक नियम दिया गया। इसमें भी क्या था, इसमें भी ये था, जैसे मान लो कंटिन्यू 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 तत्व है कंटिन्यू। ये भी परमाणु भार के हिसाब से जो जमाते जा रहे हैं। जो 8वां तत्व रहेगा, हर 8वां तत्व है ना पहले तत्व के समान जो है क्वालिटीज उसमें दिखेंगे। यही चीज़ इनके द्वारा बताया गया। तो देखो, इस नियम का सार यही है कि न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत, इस नियम के अनुसार जब तत्वों को उनके परमाणु भार है ना, परमाणु भार के हिसाब से, देखो कोई सा भी परमाणु रहता है, जैसे मान लो X नाम का परमाणु है, ठीक है, इसके नीचे में हम लोग परमाणु क्रमांक लिखते हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक लिखते हैं, और इसके ऊपर में जो है यहाँ पर परमाणु क्रमांक लिखेंगे नीचे में, उसके बाद ऊपर में क्या लिखेंगे, ऊपर में जो है ना ऊपर वाला पार्ट जो है परमाणु भार का रहता है। ठीक है, तो इन लोग जमा कैसे रहे, जितने भी लोग आएंगे परमाणु भार के हिसाब से। मॉडर्न जो हमारा पीरियोडिक टेबल है एटॉमिक नंबर के हिसाब से चलता है। ठीक है, तो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था, इनके अनुसार जब तत्वों को परमाणु भार के हिसाब से जब जमाया जाता है, तो प्रत्येक जो 8वां तत्व रहता है, 8वें तत्व के जो भी क्वालिटीज रहेंगे, गुणधर्म रहेंगे, वो पहले तत्व के समान जो है रिपीट करते हैं, या उसी के समान इक्विवेलेंट रहते हैं। तो इसकी तुलना उन्होंने जो है संगीत में जो रहता है ना, सा रे गा मा पा धा ना, फिर सा से स्टार्ट होगा, तो जो पहला तत्व जो 8वां तत्व रहेगा वो जो है समान गुणधर्म वाले रहेंगे। ठीक है, उसके बाद याद रखोगे न्यूलैंड का जो अष्टक नियम जो है ना केवल कैल्शियम तक ही सीमित हो पाया ना। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना रहता है, 40 रहता है ना, 40 रहता है, वहीं तक सीमित हुआ है। उसके आगे जो है ना ये सही साबित नहीं हो पाया, क्योंकि क्या हो रहा था, जनरली ये बताया था भैया परमाणु भार के हिसाब से जमाना है। आगे क्या होता रहा, जितने भी आगे लोग आएंगे उन लोग क्या करते थे, बताए कि भाई परमाणु द्रव्यमान के भार के हिसाब से चलना है, लेकिन जो है फिर आगे चल के जब तत्व आगे बढ़ते जाएंगे उनका द्रव्यमान भार जो है कम रहेगा, किसी का ज़्यादा रहेगा। इसीलिए जो है ना ये नियम कहाँ तक लागू हो पाया बोलने से कैल्शियम तक ही लागू हो पाया। ठीक है, जैसे देखो कैल्शियम तक ये 40 हुआ, फिर इसका देखोगे क्रोमियम का देखोगे तो 52 हो गया, फिर ये 48 हो गया। तो ये क्या है, ये नियम जो है सही तरीके से मतलब सफल नहीं हो पाया। उसके बाद आगे चलोगे तो 1869 में है ना, 1869 में मेंडेलीव नाम के वैज्ञानिक ने जो है ना तत्वों को सबसे पहली बार जो है वर्ग और आवर्त में जो है विभाजित किया। वर्तमान में भी देखोगे तो वर्तमान में जो है हमारा जो पीरियोडिक टेबल रहता है, पीरियोडिक टेबल देखोगे तो ये जो है ऐसे जो आड़ी रेखा रहती है, क्षैतिज रेखा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आवर्त। ठीक, और जो ऐसे खड़े खड़े रेखाएं रहते हैं इनको क्या बोलते हैं, वर्ग। ठीक, अभी वर्तमान में देखोगे तो टोटल 7 आवर्त है, 18 वर्ग है, लेकिन उस समय के हिसाब से ना 1869 में जब मेंडलीव ने दिया था, तो मेंडलीव के जो ना उन्होंने पहली बार जो है ना वर्ग और आवर्त में जो है तत्वों को विभाजित किया। तो इन्हें जो है, इन्हें मेंडलीव साहब को क्या बोलते हैं, इन्हें जो है आवर्त सारणी का पिता भी कहा जाता है। ठीक, तो 1872 में जब पहली बार आवर्त सारणी है ना जर्मन जनरल है ना, ये पत्रिका याद रखना कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई बोलने से जर्मन जनरल में अखबार में प्रकाशित है। तो मेंडलीव के समय टोटल कितने ज्ञात तत्व थे बोलने से 63। ठीक है, 63। तो ऑकलैंड के समय कितने थे बोलने से 56, और इनके समय ज्ञात तत्व कितने थे बोलने से 63 थे। इन्होंने सबसे पहली बार जो है वर्ग और आवर्त में जो है तत्वों को बांटने का कोशिश किया। ठीक, और ये पत्रिका कहाँ पर प्रकाशित हुई बोलने से सबसे पहली बार जर्मन जनरल नामक पत्रिका में अखबार में प्रकाशित हुई। ठीक, इनके समय ज्ञात तत्व कितने थे बोलने से 63। तो इनके जो आवर्त सारणी में देखोगे तो जो है ना पहला तत्व क्या था बोलने से सेम वही हाइड्रोजन रहेगा, और लास्ट वाला कौन सा था बोलने से यूरेनियम था।
ठीक। तो देखो वही चीज़ मैं बताया आपको, जो ऐसी क्षैतिज रेखाएं रहेंगी इनको क्या बोलेंगे, आवर्त बोलेंगे, ठीक है। और जो खड़ी रेखाएं रहेंगी इनको क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे, ठीक। तो इनके समय याद रखना, इनके समय जो आवर्त कितने थे, ऐसी आड़ी रेखाएं कितनी थी बोलने से 7 थी, ठीक है। और जो खड़ी रेखाएं कितनी थी या वर्ग कितने थे बोलने से 8, ये चीज़ याद रखोगे। उसके बाद जो मेंडलीव साहब क्या बताते हैं, तो इस नियम के अनुसार किसी तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब वही है, सेम वही कंडीशन वही बताया था कि उनको जो है परमाणु भार के क्रम में जमाया गया, ठीक। तो मेंडलीव के भी जो है ना क्या बोला था, मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में लगाया गया था, ठीक। उसके बाद जो है सेम वही रहेगा। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ स्थान, हाँ इनके द्वारा एक काम ये किया गया कि आगे जो भविष्य में कुछ जो तत्व की खोज की जाएगी तो उनके लिए जो है ना खाली प्लेस रख दिया गया था। तो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ खाली स्थान छोड़े थे जिससे भविष्य में जो है ना खोजे जाने वाले तत्वों को स्थान मिल सके, ठीक। तो इनके जो आवर्त सारणी में पहला तत्व क्या था बोलने से हाइड्रोजन था, अंतिम तत्व क्या था बोलने से अंतिम तत्व था यूरेनियम था। उसके बाद अंतिम से पहला देखो, इससे पहले यूरेनियम था, यूरेनियम से पहले क्या था बोलने से थोरियम था, ठीक है। तो मेंडलीव साहब के बारे में 2-3 चीज़ याद रखना है। पहला चीज़, इन्होंने ही ना सबसे पहली बार जो है तत्वों को वर्ग और आवर्त में बांटा। इन्हें मॉडर्न इन्हें जो है ना पीरियोडिक टेबल का जो है फादर कहते हैं। सबसे पहली बार जो पीरियोडिक टेबल जो है ना जर्मन जनरल पत्रिका में 1872 में प्रकाशित हुई। खड़ी रेखाएं उनको वर्ग बोलेंगे, आड़ी रेखाओं को आवर्त बोलेंगे। फिर उतना समय ज्ञात टोटल कितने तत्व थे बोलने से 63 थे। उनके अकॉर्डिंग देखोगे पहला तत्व क्या था बोलने से हाइड्रोजन रहा। उसके बाद जो है अंतिम तत्व क्या था बोलने से यूरेनियम, ठीक है। उससे पहले का तत्व देखोगे थोरियम था, ठीक। तो मेंडलीव के नियम के अनुसार क्या बोल रहा था कि किसी भी तत्व के जो भौतिक और रासायनिक गुण जो है उनके परमाणु भार के जो है आवर्ती फलन होते हैं। और तत्वों को कैसे जमाया गया बोलने से सेम परमाणु भार के हिसाब से जमाया गया। आगे हम लोग जो है परमाणु संरचना के बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। तो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ प्लेसेस खाली जगह छोड़ दिए ताकि भविष्य में जितने भी जो खोजे जाने वाले तत्व हैं उनको स्थान मिल सके। तो पहला तत्व क्या था बोलने से हाइड्रोजन था और अंतिम तत्व क्या था, यूरेनियम था, ठीक है। फिर अंतिम से पहला क्या था बोलने से थोरियम। तो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में छोड़े गए स्थान को कुछ नाम दिया गया, ठीक है। सबसे पहले देखोगे एका बोरान है ना, एका बोरान किसको बोलते हैं, स्कैंडियम को। फिर एका सिलिकॉन जो है जर्मेनियम हो गया। फिर एका एल्यूमिनियम जो देखोगे गैलियम को बोले। फिर एका मैग्नीशियम किसको बोले, टेक्टेनियम को बोले, ठीक है। फिर मेंडलीव के जो आवर्त सारणी के दोष क्या थे जो सफल नहीं हो पाया था, इन्होंने आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भार में रखा था, ठीक है। जबकि कुछ जगह पर एक तत्व दूसरे तत्व की ओर से जाने से यह भार निश्चित नहीं था। वही बताया था ना, जैसे इन लोग बताए थे कि भाई परमाणु भार के हिसाब से चलना, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8। फिर लेकिन क्या हो रहा था आगे चल के जो है ना 30-40 जब पहुंच रहा था उसके बाद जो है ना भार जो है ना किसी का कम फिर किसी का ज़्यादा, इस कंडीशन से जो है ना इस मतलब फुलफिल नहीं हो पाया है, ठीक है। तो इन्होंने अपने तत्वों को परमाणु भार में रखा था जबकि कुछ जगह में एक तत्व दूसरे तत्व की ओर जाने से यह भार निश्चित नहीं था, अर्थात ये क्या हो रहा था, घट रहा था। जैसे देखोगे कोबाल्ट का कितना है बोलने से 58.9 था। फिर आगे बढ़ने से ज़्यादा होना चाहिए था लेकिन निकिल का क्या हो गया 58.7 हो गया। तो बाएं से दाएं जा रहे हैं तो परमाणु भार घट रहा है, ठीक। उसके बाद क्या हुआ आगे चल के जो है ना कुछ समय के पश्चात जो है समस्थानिक की खोज हुई। आगे मैं बताऊंगा समस्थानिक क्या है, समभारिक क्या है ना। जिसमें समस्थानिक मतलब ऐसा बोल सकते हो जिसके परमाणु क्रमांक सेम रहेंगे लेकिन परमाणु भार अलग अलग रहेगा, ठीक है। वैसी जो है समभारिक क्या रहेगा, जिसका परमाणु भार सेम रहेगा लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग रहेंगे। तो कुछ समय के पश्चात जितने भी जो समस्थानिक की खोज हुई, जैसे हाइड्रोजन का देखोगे हाइड्रोजन का 1 रहता है ना, फिर 2 भी रहता है, फिर हाइड्रोजन का 3 भी रहता है ना, प्रोटियम हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, ऐसे करके, ठीक। तो कुछ समय के बाद जो है ना समस्थानिक की खोज हुई और इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में समस्थानिक के लिए कोई जगह नहीं छोड़ा था, ठीक है। तो समस्थानिक क्या होते हैं भाई, वही बताया था, किसी भी तत्व के समान स्थानिक के प्रत्येक परमाणु में समान परमाणु क्रमांक, वही है मतलब जो है ना परमाणु क्रमांक यहाँ का समान रहेगा लेकिन परमाणु भार जो है अलग अलग रहेगा। किसी भी तत्व के समस्थानिकों के प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या समान जबकि न्यूट्रॉन की संख्या जो है भिन्न भिन्न हो सकती है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे जैसे कोई परमाणु है, परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है और नाभिक में क्या क्या होते हैं बोलने से प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और इसी के बाहर जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहते हैं, ठीक। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन स्थित होते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है बाहर कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे है ना। प्रोटॉन में कौन सा चार्ज रहता है बोलने से प्लस चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन में याद रखोगे नेगेटिव चार्ज रहता है, ठीक।
उसके बाद देखोगे किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रम, वही चीज़ बताया था, जो नीचे रहेगा यहाँ पर परमाणु क्रमांक लिखेंगे, ऊपर में रहेगा तो परमाणु भार लिखेंगे। तो किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व में कितने प्रोटॉन की संख्या बता रहा है। वही बताया था, एक परमाणु है, 15 परमाणु के केंद्र में नाभिक है, इसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन रहते हैं, ठीक है। तो जो परमाणु क्रमांक होता है वो किसको बताता है बोलने से, न्यूट्रॉन की संख्या को बताता है। और किसी भी तत्व का जो परमाणु भार रहेगा ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बताता है। तो जैसे ये देख लो, ठीक। कार्बन का देखोगे एक परमाणु क्रमांक 6 है, एक बेसिक वाला बता रहा हूँ जिसमें परमाणु भार 12 है। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना है बोलने से 6 और परमाणु भार कितना है बोलने से 12, मतलब 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन, ठीक, 6 होंगे दोनों। तो परमाणु भार ऊपर लिखते हैं जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बताया जाता है, ठीक है। परमाणु भार को किससे बताते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए मतलब एटॉमिक मास, ठीक। उसके बाद परमाणु क्रमांक किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जेड के द्वारा किए हैं। तो समस्थानिक के उदाहरण देख लोगे, मैं बताया था समस्थानिक मतलब जिसका परमाणु क्रमांक तो सेम रहेगा लेकिन परमाणु भार अलग अलग रहेगा। सबसे पहले देखोगे हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन का देखें तो हाइड्रोजन का मैं 3 बताया था, एक इसका परमाणु भार 1, परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 2, फिर 1, परमाणु भार 3। तो इसके परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन परमाणु भार जो है अलग अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले देखोगे एक परमाणु क्रमांक है और भार भी कितना है, 1 है, तो इसको क्या बोले, प्रोटियम बोले, ठीक है, प्रोटियम बोले। उसके बाद परमाणु क्रमांक 1 रहेगा, सेम हर समस्थानिक में सेम रहेगा परमाणु क्रमांक, परमाणु भार अलग अलग रहेगा। तो जब 1 रहेगा, जब 1 परमाणु भार है तो इसको क्या बोले, प्रोटियम। जब 2 रहेगा तो ड्यूटेरियम, 3 रहेगा तो ट्रिटियम, ठीक। तो प्रोटियम देखोगे, प्रोटियम वही है हाइड्रोजन का समस्थानिक आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जो समान परमाणु भार और समान परमाणु क्रमांक है, मतलब इसमें परमाणु क्रमांक भी सेम है और परमाणु भार भी सेम ही है, ठीक है। अब देखोगे जो मॉडर्न जो है हमारा पीरियोडिक टेबल, ठीक, ये सब देखो कोई भी चीज़ ऐसा ही नहीं आता है ना, उसके पीछे कई सालों का रिसर्च रहता है, कई पिछली गलतियाँ रहती हैं उसको सुधारा जाता है और ऐसे कर करके इम्प्रूवमेंट कर करके जो है चीज़ें हमारा चेंज होता है, ठीक है। तो ये 1913 में आया, तो उससे पहले डॉबर्नियर, फिर न्यूलैंड आए, फिर मेंडलीव साहब आए, अलग अलग लोग आए, है ना, अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए, जो गलतियां वगैरह थी वो चीज़ों को दूर करके जो है अभी जो है वर्तमान में हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है। तो सर 1913, है ना, ये बंदे जोरदार थे, इन्होंने सब चीज़ व्यवस्थित तरीके से बताया। सन 1913 में हेनरिक मोस्ले साहब का नाम याद रखना, मोस्ले साहब के द्वारा जो है आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया और ये जो है आधुनिक आवर्त सारणी सबसे सफलतम आवर्त सारणी है। जो डॉबर्नियर हो गया, न्यूलैंड हो गया, मेंडलीव साहब हो गए, उनके दिए हुए कॉन्सेप्ट्स को ही आगे यूज़ करके जो है व्यवस्थित तरीके से बनाया गया। तो ये जो है आवर्त सारणी सबसे सफलतम माना जाता है, ठीक। आधुनिक आवर्त सारणी को जो है दीर्घ रूप भी कहा गया, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। आगे चलें तो आधुनिक जो हमारा आवर्त सारणी था तो इसके जो नियम है ना हेनरी मोस्ले के द्वारा दिए गए और इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण इनके परमाणु क्रमांक पर निर्भर थे। याद रखना, इससे पहले जितने भी लोग आए ना वो सभी के सभी क्या बोले, वो परमाणु भार के हिसाब से चल रहे थे, लेकिन ये बताया कि भाई जो परमाणुओं को अरेंज कैसे करेंगे, जो उनके भौतिक और रासायनिक गुण हैं उसके साथ साथ जो है उनमें एटॉमिक नंबर के हिसाब से हमको अरेंज करना है ना, परमाणु भार के हिसाब से नहीं, परमाणु क्रमांक के हिसाब से हमको अरेंज करना है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में बताया था मैं, जो आड़ी रेखाएं रहती हैं, आड़ी रेखाएं को क्या बोलेंगे, आवर्त बोलेंगे, और खड़ी रेखाएं को क्या बोलेंगे, वर्ग या ग्रुप बोलेंगे। तो वर्तमान में कितनी आवर्त कितना है बोले से, आवर्त 7 है और वर्ग कितना है बोले से 18। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त में विभाजित किया गया है, ठीक है। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया। 4 ब्लॉक कौन कौन से होते हैं, एस, पी, डी और एफ, है ना, 4 ब्लॉक, एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो आधुनिक आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है और 18 वर्ग है और 7 आवर्त है, ठीक है। उसके बाद देखोगे एस वर्ग, है ना, एस वर्ग के अंतर्गत भी जो है ना इसका सब क्लासिफिकेशन की है एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक में बोल सकते हैं वर्ग 1 और वर्ग 2 शामिल है, ठीक। उसके बाद देखोगे पी ब्लॉक, है ना, पी ब्लॉक ऐसे टाइप का रहता है, आप लोग देखे होगे ऐसे टाइप का, है ना, ऐसे ही करके रहेगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर मतलब ऐसे कंटिन्यू रहेगा, फिर ऐसे करके ऐसे उठे रहेगा, ठीक है। एस पी डी एफ ऐसे करके बैठा रहता है। तो एस ब्लॉक में देखोगे इसमें वर्ग 1 और वर्ग 2 आते हैं। पी ब्लॉक में देखोगे, पी ब्लॉक में जो है वर्ग 13 से लेके 18 आते हैं। कहाँ, तीसरा से लेके 12वां तक कहाँ गया, वो डी ब्लॉक में रहेगा। उसके बाद डी ब्लॉक में देखोगे, डी ब्लॉक में 13 से लेके वर्ग 12 तक आते हैं, ठीक है। तो याद रखना एस के बाद पी, पी में लेकिन 13 से लेके 18 और डी में जब आएगा तो उसमें 3 से लेके 12 होगा। उसके बाद एफ ब्लॉक देखोगे, या एफ ब्लॉक जो है डी ब्लॉक का ही जो है एक ही अलग गुणधर्मों वाला भाग है, ठीक है। मतलब डी ब्लॉक का ही विस्तारित भाग बोल सकते हैं, जिसमें टोटल कितने एलिमेंट है बोलने से 28 एलिमेंट है, ठीक है, 28 तत्व है, ठीक।
तो मैं बताया था कि मॉडर्न समय में जो है ना कितने ज्ञात तत्व है बोलने से, ज्ञात तत्व कितना है 118। न्यू एनसीईआरटी में ना, ओल्ड एनसीईआरटी में तो अभी तक 114 ही बताया जा रहा है, ठीक है। तो न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से देखोगे तो अभी तक कितना है बोलने से, मॉडर्न जो है मॉडर्न एलिमेंट की संख्या 118 है, जिसमें से देखोगे जो 92 तत्व है ना, जो 92 तत्व है वो नेचुरल रूप से प्राप्त है, ठीक है। और जो बाकी जो 26 तत्व है वो आर्टिफिशियली तरीके से निर्मित किया गया है, ठीक। तो 118 तत्व है, 118 तत्व में भी देखोगे नेचुरल रूप से कितने मिलते हैं 92, और आर्टिफिशियली रूप से कृत्रिम रूप से कितने बोलने से 26 तत्व है, ठीक है। तो अभी याद रखना आधुनिक आवर्त सारणी में जो है तत्वों की संख्या कितना है 118, 92 जो है नेचुरल है और 26 जो है आर्टिफिशियल है, ठीक है। मैं रुकिए 1 मिनट में, थोड़ा सा इसका साइज को छोटा कर देता हूँ जिससे जो है आपको अच्छे से दिख पाए। 1 सेकेंड। अच्छा एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको, ठीक, एक एक पार्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखोगे वही बताया था मैं, एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, उसके बाद पी ब्लॉक है, ठीक, एस हो गया, पी हो गया, उसके बाद डी ब्लॉक हो गया, ठीक, एस ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, उसके बाद है ये एफ ब्लॉक है, ठीक। मैं बताया था 4 ब्लॉक में बटा रहेगा, एस पी डी एफ। इसमें वर्ग 1 और 2 आएंगे। पी में कितना आएगा 13 से लेके 18 तक, है ना। डी में कितना आएगा तीसरा से लेके 12 तक, ठीक है। बाकी जो बच गए इसमें आ गए, ठीक है। तो जो एफ ब्लॉक रहेगा, एफ ब्लॉक कोई और नहीं है, डी ब्लॉक का ही एक अलग गुणधर्मों वाला विस्तारित भाग है बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले देखोगे जो वर्ग 1 रहता है, वर्ग 1 जो है ऐसे कॉलम है ना, ऐसे कॉलम में चलेंगे तो वर्ग 1 जो है ये क्षारीय धातु है। उसके बाद जो है वर्ग 2 है ना, वर्ग 2 जो है क्या बोले से क्षारीय मृदा धातु है, ठीक है। फिर डी ब्लॉक के तत्व को क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं ना। डी ब्लॉक के जो सभी तत्व है इसको संक्रमण तत्व बोला जाता है, ठीक। और जो है अपना पी ब्लॉक है ना, पी ब्लॉक के तत्व में जो है ना जितने भी तत्व होंगे वो धातु, अधातु और उपधातु में बटे हुए हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखोगे जो हमारा, देखो ये जो हमारा ये है ना एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक में भी तत्व देखोगे तो ऊपर वाले कैटेगरी को देखोगे, ऊपर वाला जो अपना आवर्त 6 का ही विस्तारित भाग है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको लेंथेनाइट श्रेणी में बांटा गया है। किस में बांटा गया है, लेंथेनाइट श्रेणी में, ठीक है। देखो इसको डी ब्लॉक को क्या बोले, डी ब्लॉक को बोले संक्रमण तत्व, और डी ब्लॉक का ही विस्तारित भाग क्या है, एफ ब्लॉक है। तो डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व बोले और एफ ब्लॉक को क्या बोले, आंतरिक संक्रमण तत्व बोले, ठीक है। तो ये आवर्त 6 का जो है ना विस्तारित भाग जो है इसको क्या बोले, लेंथेनाइट सीरीज बोले, है ना, लेंथेनाइट श्रेणी बोले। उसके बाद इसको देखोगे, इसके जो है आवर्त 7 के जो है इसको एक्टिनाइट श्रेणी का नाम दिया गया है, ठीक है। 1 मिनट रुक गया। उसके बाद चलते हैं, जो सबसे पहले एक एक करके चलते हैं, जो जो चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है वही चीज़ों के बारे में डिस्कस करना। जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में कौन कौन से वर्ग आते हैं, वर्ग 1 और वर्ग 2 सम्मिलित हैं, ठीक है। तो एस ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट आते हैं बोलने से 13 तत्व आते हैं, जिसमें से एक जो है अधातु है और 12 जो है धातु है, ठीक है। एक जो है अधातु और 12 जो है धातु है। तो सबसे पहले एस ब्लॉक में कितने वर्ग आते हैं, वर्ग 1 और वर्ग 2। दूसरा क्वेश्चन, एस ब्लॉक में तत्वों की संख्या कितना है बोलने से 13, जिसमें से 12 जो है धातु है, मेटल है, और उसके बाद एक जो है नॉन मेटल है, अधातु है, ठीक है। अधातु वो भी कौन सा है बोलने से, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, आवर्त तत्व भी कहा जाता है। उसके बाद पी ब्लॉक देखोगे, पी ब्लॉक में कौन कौन से वर्ग आते हैं, वर्ग 13 से लेके 18 तक आते हैं, ठीक है। और पी ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट है बोलने से 37 है, उसमें कितना थे 13 थे, 12 और 1 में बटा हुआ था, ठीक है। 37 में भी देखोगे, 37 भी कैसे जो है, जिनमें से जो है ना 6 तत्व नए जोड़े गए हैं, ठीक है। अब 37 तत्व देखोगे, ये भी कैसे बटे हुए बोलने से, धातु, अधातु और उपधातु। देखो धातु मतलब जिसमें धात्विक गुण रहेगा, अधातु मतलब जिसमें धात्विक गुण नहीं रहेगा, उपधातु मतलब ये धातु और उपधातु के तरह जो है नॉर्मल दोनों के तरह काम करते हैं। मतलब एक निश्चित टेम्परेचर रहेगा, उस टेम्परेचर तक एक कंडीशन रहेगा और दूसरे टेम्परेचर में अलग कंडीशन रहेगा। तो उपधातु का मतलब दोनों की तरह काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पी ब्लॉक देखोगे, पी ब्लॉक में वर्ग 13 से लेकर 18 आएगा। टोटल इसमें 37 तत्व है, जिसमें से नए तत्व जो है बाद में जोड़े गए। उसके बाद देखोगे इसको भी धातु, अधातु और उपधातु में बांटा गया है, ठीक है। उसके बाद देखोगे जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों स्थित है, ठीक है। उसके बाद डी ब्लॉक देखोगे, डी ब्लॉक है ना, जो एफ ब्लॉक है, डी ब्लॉक का विस्तारित भाग बताया जिसको एक्टिनाइट और लेंथेनाइट श्रेणी में बांटा गया है ना, आवर्त 6 और 7 का। तो डी ब्लॉक में वर्ग 3 से लेकर कितने तक आते हैं, 12 तक सम्मिलित है। और इसमें टोटल कितने तत्व है बोले से 40 तत्व हैं, और ये 40 का 40 तत्व कैसे बोले से धातु है ना। तो पी ब्लॉक में ही तत्व
जो है ना धातु, अधातु और उपधातु में बटे हुए हैं। ठीक, डी ब्लॉक को ये बताया था, और क्या बताया था, इसी का दूसरा नाम क्या है, संक्रमण तत्व। ठीक है, डी ब्लॉक का विस्तारित भाग है जो है ना एफ ब्लॉक है, इसको क्या बोलते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व बोला जाता है। ठीक है, जो एफ ब्लॉक देखेंगे तो एफ ब्लॉक में जो सभी तत्व है डी ब्लॉक का ही हिस्सा है बताया। एफ ब्लॉक में कुल तत्व कितने हैं बोलने से, टोटल 28 तत्व हैं। एफ ब्लॉक का ही दूसरा नाम क्या है बोलने से, आंतरिक संक्रमण तत्व। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, आंतरिक संक्रमण तत्व कौन से ब्लॉक को बोलते हैं बोलने से, एफ ब्लॉक को। संक्रमण तत्व किसको बोलते हैं, डी ब्लॉक को। एफ ब्लॉक किसका विस्तारित भाग है बोलने से, डी ब्लॉक का। ठीक है, उसको कितने श्रेणी में बांटा गया, 2 श्रेणी में, एंथेनाइड और लेंथेनाइड श्रेणी में बांटा गया है। ठीक है, उसके बाद संक्रमण तत्व है ना, ट्रांजिटिव एलिमेंट किसको बोलते हैं बोलने से, संक्रमण तत्व क्या होता है, संक्रमण तत्व मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना, इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से भरा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक भरने के क्रम के आधार पर जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का विन्यास होता है, जैसे 4s हो गया, 3d हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का बंटवारा ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। उसके बाद देखोगे ये कैसे बढ़ते हैं बोलने से, ये बढ़ते हैं SPDF के हिसाब से ना, SPDF। तो S में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2, P में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 6, D में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 10, और F में कितने आ सकते हैं, 14। तो 2, 6, 10, 14 है ना, ये इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जिसको भरने का क्रम है। तो संक्रमण तत्व का मतलब जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इलेक्ट्रॉनों को किस तरीके से कॉन्फ़िगर किया जाता है, कैसे भरा जाता है, उसी को बोलते हैं। और ये 4 कक्षकों में आते हैं ना, कौन कौन से कक्षक है बोलने से, SPDF है ना। S में कितने आएंगे बोलने से, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P में कितने आएंगे, मैक्सिमम 6, D में कितना आएगा, मैक्सिमम 10, और F में कितना आएगा, 14। ठीक, उसके बाद देखोगे जो अभी इसका क्रम है ना, क्रम है, हम लोग परमाणु संरचना वाले जब टॉपिक देखेंगे उसमें डिटेल से सब चीज़ देख लेंगे। तो जो 4s रहता है, 4s जो है ना, 4s में याद रखोगे ऊर्जा जो है, ऊर्जा का स्तर सबसे कम रहता है। 3d में जो है ना सबसे ज़्यादा ऊर्जा का स्तर रहता है। मतलब देखो, नाभिक के जितना पास रहेंगे उसमें ऊर्जा का स्तर उतना ज़्यादा रहेगा, और नाभिक से जितना दूर रहेंगे उसमें जो है ऊर्जा का स्तर उतना कम रहेगा। देखो ये है नाभिक, नाभिक में क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो देखो ये नज़दीक है, जितना इसके नज़दीक होंगे इसमें ऊर्जा का स्तर कम होगा, जितना इससे दूर जाते जाएंगे उसमें ऊर्जा का स्तर कम रहेगा। ठीक है, तो 4s में कम है और 3d में ज़्यादा है, एग्जाम्पल से बता दिए। तो इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले 4s कक्षक में भरे जाते हैं, आउटर टू है ना, आउटर टू इनर टाइप का। तो उसके बाद जबकि सामान्य तत्वों में जो है पहले 3d कक्षक भरा जाएगा। उसके बाद एफ ब्लॉक के तत्वों को भी दो कैटेगरी में बांटा गया, बताया था, एक तो लेंथेनाइड हो गया और एक्टिनाइड हो गया। तो लेंथेनाइड श्रेणी में देखो टोटल मिला के ना, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड मिला के एफ ब्लॉक में 28 तत्व हैं, जिसमें से 14 तत्व जो है लेंथेनाइड के अंतर्गत आते हैं और 14 तत्व जो है एक्टिनाइड के अंतर्गत आते हैं। तो लेंथेनाइड श्रेणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है बोलने से 14। कहाँ से कहाँ तक है बोलने से 58 से लेके 71 तक है। ठीक, और एक्टिनाइड सीरीज में देखोगे टोटल कितने तत्व बोलने से 14। ठीक, ये कहाँ से कहाँ तक आते हैं बोलने से 90 से लेके 103 तक आते हैं। ठीक, ठीक है, तो इनको क्या बोला गया था, आंतरिक संक्रमण तत्व है ना, आंतरिक संक्रमण। तो ऊपर वाले को क्या बोला गया, डी वाले को संक्रमण तत्व बोला गया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, उसको ऊर्जा का स्तर बताए थे, नाभिक के जितने पास रहेगा ऊर्जा का स्तर उतना ज़्यादा रहेगा, दूर रहेगा तो उतना कम रहेगा। और कितने कक्षकों में बटा रहता है बोलने से, 4 कक्षकों में, SPDF। ठीक है, उसके बाद बताया था जो जितने नज़दीक रहेगा ऊर्जा का स्तर उतना ज़्यादा रहेगा, जो जितना कम रहेगा उसको उतना कम भरा रहेगा। उसके बाद एफ ब्लॉक के तत्वों को 2 पार्ट में बांटा गया था, एक तो लेंथेनाइड। देखो मैं बार बार चीज़ें पिछला भी बता रहा हूँ ताकि रिवाइज होते रहे। ठीक है, तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। लेंथेनाइड श्रेणी में टोटल 14 तत्व, 58 से लेकर 71 तक, एक्टिनाइड में 90 से लेकर 103 तक। ठीक, उसके बाद मैं बताया था आंतरिक संक्रमण तत्व किसको बोला गया था, एफ ब्लॉक को बोला गया था। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे रहेगा, तो यहाँ पर 6s और 5p में सबसे कम ऊर्जा स्तर वाला कक्षक है, और 4f देखोगे ऊर्जा का उस स्तर बनाने वाला कक्षक है। ठीक है, उसके बाद देखोगे जो पीरियड है ना, पीरियड जो आवर्त है, आवर्त तो टोटल कितने बोले थे, ऐसी आड़ी रेखाएं कितनी थी बोले से 7 है ना, ग्रुप कितने बोलने से 18। ठीक है, तो आवर्त देखोगे, आवर्त है ना, पहला आवर्त में तत्वों की संख्या कितने बोलने से 2 है ना, 2 है। कौन कौन सा, हाइड्रोजन, हीलियम। वैसी जो है वह आवर्त 2 में, फिर लिथियम 2 ये बताया गया है। फिर उसके बाद आवर्त 3 में देखो ये कैसे बटा रहेगा, देखो 2, 8, 8, 18, 18, 32। ठीक है, तो देखो टोटल कितने 7 आवर्त होने चाहिए, 2, 8, 8, फिर 18, 18, फिर 32। ठीक है, तो 1, 3, 5 और 7 टोटल कितने हुए, टोटल हुए हमारे 7 आवर्त हो गए। ठीक है, तो ये ऐसे ही बटा रहता है, देखते जाओ। ठीक,
तो देखो पहले आवर्त में तत्वों की संख्या कितना है, 2 है, फिर दूसरे में 8 है ना, तो इसको क्या बोला गया, अति लघु आवर्त बोला गया। फिर दूसरे आवर्त में कितने हैं, यहाँ से यहाँ तक बताया तो कितने हैं, इसको बोला लघु आवर्त, तीसरे को भी लघु आवर्त, चौथे और पांचवें को क्या बोला, दीर्घ आवर्त, इसको क्या बोला गया, छठवें सातवें को अति दीर्घ, है ना। तो कितने कितने तत्व याद रखना, 2 8 8 18 18 32 32, ठीक, 7 आवर्त में बटा गया। तो आवर्त सारणी के 7वें आवर्त को क्या बोला गया, अपूर्ण आवर्त कहा गया है। क्यों, क्योंकि इसमें नए तत्वों की खोज होने की स्थिति में भी यह तत्व 7वें आवर्त में रखा जाएगा, ठीक है। तो अपूर्ण आवर्त किसको कहते हैं बोले से, 7वें आवर्त। क्यों, क्योंकि नए नए तत्वों की खोज होती रहती है, तो जब भी नए तत्वों की खोज होगी तो उनको कहाँ, कौन से प्लेस में रखा जाएगा, तो 7वें आवर्त में रखा जाएगा, ठीक है, इसलिए उसको अपूर्ण आवर्त कहा जाता है। उसके बाद देखोगे एस ब्लॉक है ना, एसपीडीएफ रहता है बताया था मैं, तो एस ब्लॉक है ना, एस ब्लॉक में स्थित कुल तत्व कितने हैं बोलने से 13, ठीक है। एस ब्लॉक को कितने बांटों में बांटा गया, 2 बांट में बांटा गया, वर्ग 1 और वर्ग 2 में, ठीक। जो वर्ग 1 रहेगा, वर्ग 1 में हाइड्रोजन को छोड़कर सभी तत्व क्या है, धातु है ना, सभी तत्व जो है धातु है। उसके बाद वर्ग 1 तत्वों का दूसरा नाम क्या बताया था, क्षारीय धातु, दूसरे वाले को बताया था क्षारीय मृदा धातु बताया था। तो वर्ग 1 तत्वों का दूसरा नाम क्या है, क्षारीय धातु, मतलब इन तत्वों के हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। क्षारीय मतलब क्या होगा, जब पीएच स्केल में देखेंगे तो जो देखो पीएच स्केल में जो मान रहता है 1 से लेकर 14 तक रहता है, ठीक है। जो बीच वाला पार्ट रहता है 7 जो है ये न्यूट्रल रहता है, उदासीन रहता है। तो 7 से ऊपर मतलब 7.1 से लेके 14 तक के जो गुण होंगे वो क्षारीय रहेंगे, ठीक है। और 6.9 से पहले इधर रहेंगे तो वो कैसे रहेंगे, अम्लीय रहेंगे, ठीक है। अम्ल और क्षार वाला टॉपिक भी हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। तो इनके ये प्रकृति में कैसे है बोलने से, वर्ग 1 के तत्वों का दूसरा नाम क्या है बोलने से, क्षारीय धातु है, ठीक है। वर्ग 1 में हाइड्रोजन को छोड़कर क्या है, सभी के सभी क्या है, धातु है। दूसरा हाइड्रोजन को बताया था आवर्त तत्व भी बोलते हैं। वर्ग 1 के तत्वों का दूसरा नाम क्या है बोलने से, क्षारीय धातु है। इन तत्वों के हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं बोलने से, क्षारीय, और इनका पीएच कितना होता है बोलने से 7 से लेकर 14, ठीक। उसके बाद देखोगे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का जो है ना परमाणु क्रमांक क्या है बोलने से, परमाणु क्रमांक 1 है ना, हाइड्रोजन 1, ठीक। फिर उसके बाद जो है +2 वही जोड़ते जाना है ना, +2 जोड़ना है। फिर हाइड्रोजन देखो पहले वर्ग है ना, पहले वर्ग है, पहले वर्ग में देखोगे कौन कौन सा आएंगे बोलने से, सबसे पहले आएगा देखो 7 आवर्त है ना, तो इसको कैसे मैं बताया था, ये कैसे बटे रहते हैं, 2 8 8 है ना, 18 18, उसके बाद 32 32, ऐसे करके बटा रहता है ना। 2 8 8 होगा, 2 8 8, फिर उसके बाद 18 18, उसके बाद 32 32, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा बोलने से, पहले वर्ग में देखोगे, पहले वर्ग में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा हाइड्रोजन, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा लिथियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, जोड़ते आना वैसे ही है ना। सबसे पहले 2 जुड़ा, उसके बाद 8 8 जुड़ेगा, उसके बाद 32 32 जुड़ेगा, ठीक है। 8 8 के बाद 18 18 जुड़ेगा, उसके बाद 32 32। सबसे पहले है हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम है ना, उसके बाद रुबिडियम के बाद सीजियम के बाद है फ्रांसियम, ठीक। इसको ट्रिक बारे में पढ़ते थे 10th में रहते थे, हेलिना का रब से फरियाद बोल के, तो ट्रिक बना लेना, हेलिना का रब से फरियाद, ठीक है। तो H है हेलिना, L से है Li है ना का मतलब Na, मतलब देखो H से हाइड्रोजन, Li मतलब लिथियम, Na मतलब सोडियम, उसके बाद का मतलब पोटेशियम, उसके बाद रब से मतलब है रुबिडियम, उसके बाद से मतलब है सीजियम, उसके बाद है फरियाद मतलब है फ्रांसियम, ठीक। उसके बाद हाइड्रोजन देखोगे, हाइड्रोजन इसको क्या बोलते हैं, आवर्त सारणी का आवर्त तत्व कहते हैं, क्योंकि यह वर्ग 1 और वर्ग 17 दोनों तत्वों की भांति जो है व्यवहार दर्शाता है, ठीक है। तो मतलब ये वर्ग 1 और वर्ग 17 के दोनों लक्षणों को शो करता है। तो हाइड्रोजन क्या सबसे हल्का गैस है ना, हाइड्रोजन गैस सबसे अच्छा ईंधन भी है, क्योंकि इसको भविष्य का ईंधन भी बोलते हैं ना, क्योंकि इसका जो ऊष्मीय मान जो है सबसे अधिक रहता है, ठीक है। कितना रहता है बोलने से, 150 किलोग्राम है ना, 150 किलो जूल ग्राम रहता है, ठीक है, किलो जूल या ग्राम रहता है, ठीक। तो हाइड्रोजन के बारे में बताया कि इसको आवर्त तत्व बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसके जो है ना लक्षण जो है व्यवहार कैसे करता है, वर्ग 1 को वर्ग 17 के भांति करता है। हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का गैस है, इसको आवर्त तत्व भी बोलते हैं। ये भविष्य का ईंधन के नाम से भी जाना जाता है ना। इसमें ऊष्मीय मान भी जो है सबसे अधिक रहता है, लगभग 150 किलो जूल ग्राम के आसपास रहता है, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है, एक धुआं रहित गैस है, ठीक है, इसलिए इसको भविष्य का ईंधन बोल रहे हैं, कि इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है ना। हाइड्रोजन आवर्त सारणी की एक अकेली ऐसी अधातु है जिसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। बताया था मैं, परमाणु है, परमाणु के जो कोई सा भी जो परमाणु है, परमाणु के नीचे में देखोगे एटम है, तत्व है, इसमें नीचे में परमाणु क्रमांक लिखते हैं, ऊपर में क्या लिखते हैं, परमाणु भार लिखते हैं, ठीक है। जो केंद्र में रहता है नाभिक है ना, नाभिक में जो है रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनका योग जो है क्या कहलाता है, परमाणु भार कहलाता है, ठीक है। और जो प्रोटॉन रहेंगे उनकी संख्या क्या कहलाएगा, हमारा एटॉमिक नंबर कहलाएगा। तो
जो हाइड्रोजन जो है ना आवर्त सारणी की एकमात्र ऐसी अकेली जो है अधातु है जिसमें न्यूट्रॉन जो है अनुपस्थित होता है। इसके भी बताया था मैं समय स्थानीय क्या क्या है ना, प्रोटियम हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, है ना, ट्रिटेरियम हो गया, 3 थे जिसमें परमाणु क्रमांक सेम था लेकिन परमाणु भार अलग अलग रहा। ठीक, उसके बाद देखोगे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के बाद जो है अगला तत्व है लिथियम। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है और इसका प्रयोग किस में बनाते हैं बोलने से बैटरी बनाने में यूज़ करते हैं। लिथियम आयन की बैटरी आप लोग सुने होंगे, जितने भी आपके फ़ोन, टैब, लैपटॉप हो गए, सभी के बैटरी किससे बनते हैं, लिथियम आयन से बनते हैं। उसके बाद अगला तत्व है जो है ना, वर्ग 1 के अंतर्गत देखोगे तो अगला तत्व है या एस ब्लॉक के अंतर्गत देखो हम लोग सबसे पहले जो है किसके बारे में देख रहे थे, एस ब्लॉक के अंतर्गत देख रहे थे। एस ब्लॉक में भी जो ग्रुप है ना, ग्रुप में हाइड्रोजन को छोड़ के जो है सभी के सभी क्या रहते हैं, धातु है। उसके बाद जो बताया था क्षारीय धातु है ना। फिर मैं बताया हेलिना का रब से फरियाद देखे थे, वही ट्रिक 2 8 8 18 18 और 32 वाले में। ठीक है, फिर हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस किए। उसके बाद अगला तत्व है लिथियम है ना। लिथियम देखोगे सबसे हल्का धातु है, इसका प्रयोग जो है बैटरी बनाने में होता है। उसके बाद जो है सोडियम है ना, सोडियम है, सोडियम सबसे लचीली धातु है। ठीक है, इसको मतलब चाकू के सहायता से भी काटा जा सकता है। ये कहाँ पाया जाता है, समुद्री पानी में भी पाई जाती है। इसका उपयोग किसके लिए करते हैं बोले, सोडियम लैंप बनाने में करते हैं। ठीक है, और इसका उपयोग देखोगे बोरेक्स, खाने का सोडा बनाने तथा खाने का नमक बनाने, जो NaCO3 टेबल सॉल्ट भी बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सोडियम देखोगे ये लचीली धातु है, मतलब इतना फ्लेक्सिबल है कि इसको चाकू से भी काटा जा सकता है। समुद्र के पानी में पाया जाता है, सोडियम लैंप बनाने में, खाने का सोडा है ना, उसके बाद खाने का सोडा और खाने का नमक, उसके बाद बोरेक्स है ना, उसके बाद ये सब चीज़ों में होता है। ठीक है, उसके बाद ये कास्टिक सोडा के निर्माण में भी सहायक रहता है। उसके बाद अगला जो हमारा तत्व है पोटेशियम है ना, पोटेशियम ये भी लचीली धातु है, इसको भी चाकू से काटा जा सकता है ना। ये देखोगे सोडियम और पोटेशियम है ना, सोडियम और जो पोटेशियम रहते हैं उच्च क्रियाशील धातु है। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम देखोगे तो उच्च क्रियाशील धातु है, इसलिए इनके तापमान को नियंत्रित करने के लिए इन्हें मिट्टी के तेल, क्या होता है जनरली लैब वगैरह में भी जो है ना इसको अच्छे से रखा जाता है ना, मिट्टी के तेल वगैरह में भी पूरा पेपर वेपर सब चीज़ ढक के, क्योंकि यदि थोड़ा सा भी इनको सूर्य का प्रकाश वगैरह या कुछ भी चीज़ें मिल गया तो तुरंत जो है इन लोग रिएक्ट कर लेते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम जो है उच्च क्रियाशील धातु है और इसके लिए जो है इनको तापमान को नियंत्रित करने के लिए इसको कहाँ रखा जाता है बोलने से, मिट्टी के जो तेल के डब्बे वगैरह रहते हैं उसमें डुबो कर रखा जाता है। उसके बाद देखोगे जो पोटेशियम नाइट्रेट रहता है इसे सॉल्ट पेटर के नाम से भी जाना जाता है और इसका उपयोग किस में करते हैं बोलने से, गन पाउडर बनाने में करते हैं। ठीक है, उसके बाद पोटेशियम के बारे में देखोगे, पोटेशियम जो है पादप जो प्लांट्स रहते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी रहता है। ठीक है, पादपों के लिए देखोगे एक तो सोडियम हो गया है ना, पोटेशियम हो गया और फॉस्फोरस प्राथमिक उपयोगी तत्व है। ठीक, उसके बाद देखोगे अगला जो है हमारा रुबेडियम है ना। रुबेडियम में देखोगे, रुबेडियम में जो है, रुबेडियम से जो जितने भी स्किन इन्फेक्शन होते हैं ना, स्किन से रुबेडियम से क्या होता है भाई, रुबेडियम से याद रखोगे इससे जो है स्किन इन्फेक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद सीजियम देखोगे, इसका उपयोग काहे के लिए करते हैं, परमाणु घड़ी बनाने में। ठीक है, इसका उपयोग जो है परमाणु घड़ी में होता है। सीजियम जो है आवर्त सारणी का जो है सबसे विद्युत धनी तत्व है ना, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। उसके बाद है फ्रांसियम है ना, फ्रांसियम जो है वर्ग 1 का अकेला रेडियो एक्टिव तत्व है ना। रेडियो एक्टिव तत्व किसको बोलते हैं, जिससे अल्फा बीटा और गामा किरणें जो है निकलते रहती है, जनरली उन्हीं को रेडियो तत्व कहा जाता है। ठीक, तो ये ग्रुप ए हो गया। ठीक, फिर ग्रुप बी है ना, ग्रुप बी वर्ग 2 के सभी तत्व कैसे रहते हैं बोलने से, क्षारीय रहते हैं, सॉरी धात्विक रहते हैं। ठीक, ठीक है, तो आज जो है हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज पहला इंट्रो क्लास था, इसके बाद जो है चीज़ें मतलब थोड़ा मैं क्लास बड़े बड़े अपलोड करते जाऊंगा, जिसमें आपके 8 से 10 क्लास से भी कम में ना आपका पूरा जो है केमिस्ट्री का टॉपिक पूरा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद जो है आप प्रीवियस ईयर वगैरह क्वेश्चन वगैरह लगाएंगे तो आपके लगभग सभी क्वेश्चन जो है इससे बनते जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।